सो हे हेलो सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, आज की मैराथन क्लास एससीएम योर सीएमए फाइनल पेपर नंबर 16 के अंदर सबसे पहले उठाएंगे रेलेवेंट कॉस्ट एनालिसिस। चलिए शुरू कीजिए रेलेवेंट कॉस्ट एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का क्रक्स जो है वो फटाफट रिवाइज करते हुए फिर इसके इंपॉर्टेंट जो 3 क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल के वो लेंगे, जिसके लिए आपका पूरा चैप्टर एक बार में कवर हो जाएगा। शुरू करते हैं। चलिए, रेलेवेंट कॉस्टिंग की जो बेसिक टर्म्स जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है, दैट इज फर्स्ट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का क्या मतलब है? जो कॉस्ट पास्ट में इनकर हो चुकी है, दैट इज पास्ट में लग चुकी है, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। एंड फॉर फ्यूचर डिसीजन मेकिंग इट इज एब्सोल्युटली इररेलेवेंट, क्योंकि चैप्टर का नाम है रेलेवेंट। तो हमको पहचानना है कौन सी कॉस्ट है हमारे काम की और कौन सी कॉस्ट है हमारे बिना काम की। जो है काम की उसको बोलेंगे रेलेवेंट, जो बिना काम की है उसको बोलेंगे इररेलेवेंट। तो इसके अंदर हिस्टोरिकल कॉस्ट आपके सामने लिखा है, जिसके 2 टाइप लिखे हैं, संक कॉस्ट और कमिटेड कॉस्ट। देखिए दोनों ही एक तरीके से हिस्टोरिकल है, पर दोनों में फर्क क्या है? संक कॉस्ट कहती है वो खर्चा जो आपका इनकर भी पास्ट में हुआ और पे भी आप ऑलरेडी पास्ट में कर चुके हैं। और कमिटेड कॉस्ट कहती है कि जो खर्चा पास्ट में इनकर हुआ है बट पे नहीं हुआ है अभी तक, केवल पे करने का वादा कर दिया गया है। लेकिन अगर आपने पे करने का कमिटमेंट कर दिया है तो नाउ फॉर फ्यूचर डिसीजन मेकिंग इट इज एब्सोल्युटली इररेलेवेंट। ठीक है, तो ये दोनों हो गए आपकी टर्म्स अबाउट संक कॉस्ट और कमिटेड कॉस्ट। उसके बाद में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? तो वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव नॉट चूजन इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, जेब से जो खर्चा आपका लगने वाला है, दैट इज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। और ऑफकोर्स ये तो सबसे ज्यादा रेलेवेंट होती है हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए। फिर है फिक्स्ड कॉस्ट। तो जो फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो चुकी है, अब्सॉर्ब हो चुकी है, अप्लाई हो चुकी है, वो तो इररेलेवेंट हो जाती है। लेकिन जो अभी तक अब्सॉर्ब नहीं हुई है, अप्लाई नहीं हुई है, रिकवर नहीं की गई है, दैट इज रेलेवेंट। ठीक है, उसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ स्पेशल ऑर्डर। यानी कि हमारे पास में कोई भी स्पेशल ऑर्डर लेके आया और हमें बोला कि इस तरीके का ऑर्डर उसके लिए हमें फुलफिल करना है। अब हम स्पेशल ऑर्डर की कॉस्ट को डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल कैलकुलेटेड नहीं होगी, सामने वाले ने कुछ कस्टमाइज्ड ऑर्डर दिया है। अब उसके अंदर रेलेवेंट कॉस्टिंग का क्या मतलब है? रेलेवेंट कॉस्ट निकालने का मतलब ये है मिनिमम प्राइस टू बी चार्ज। स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, रेलेवेंट कॉस्ट का मतलब होता है वो मिनिमम प्राइस जो मुझे कम से कम कस्टमर से लेना ही लेना है, दैट इज मिनिमम। अब एज पर शॉपकीपर वो प्राइस कुछ भी रख सकता है, लेकिन रेलेवेंट कॉस्टिंग से जो हमें जवाब मिलेगा वो ये है कि मिनिमम आपको प्राइस इतना तो रखना ही रखना है। ठीक है, 2 तरह के आपके इसमें क्वेश्चन आएंगे। पहला तो यही कि कैलकुलेशन ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट फॉर अ स्पेशल ऑर्डर, और दूसरा इस स्पेशल ऑर्डर को एक्सेप्ट करें या ना करें। तो इसको पता लगाने का तरीका ये है कि उस स्पेशल ऑर्डर के रिस्पेक्ट में आपको जो रेलेवेंट रेवेन्यू जनरेट करके मिलेगा उसका जो है वो और कंपैरिजन होगा रेलेवेंट कॉस्ट के साथ। उस स्पेशल ऑर्डर से रिलेटेड जो रेलेवेंट रेवेन्यू है और रेलेवेंट कॉस्ट है, दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। और हम बीइंग अ बिजनेसमैन यही चाहते हैं कि रेलेवेंट रेवेन्यू हमेशा ज्यादा हो रेलेवेंट कॉस्ट से। ओके, सो दैट इज अबाउट कि आपने कैसे कैलकुलेशन करना है। अब सीखेंगे रेलेवेंट कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे करना होता है। तो आज तक कॉस्ट शीट में हम किस तरीके से कैलकुलेशन करते आए थे? आप मटेरियल लिखते थे, लेबर लिखते थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे, फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखते थे, इस तरीके से कॉस्ट शीट बनती थी। अब मटेरियल लिखना तो है, बट कौन सा मटेरियल कॉस्ट कौन सी वाली लिखनी है? यहाँ पे हम सिंपल कॉस्ट शीट नहीं बना रहे कि हमने जो क्वेश्चन में दिया बस उसको उतार के फॉर्मेट में डाल दिया। जी नहीं, आपको एक एक चीज का दिमाग चलाना है कि मटेरियल कॉस्ट लिखनी है तो कौन सी लिखनी है। कैसे पता चलेगा? चार्ट में आपको नजर आ रहा होगा, इफ योर मटेरियल इज इन स्टॉक और इफ योर मटेरियल इज नॉट इन स्टॉक। ठीक है, अगर आपका मटेरियल स्टॉक में है और स्टॉक में नहीं है, सबसे पहले लेते हैं कि मेरे को इस पर्टिकुलर स्पेशल ऑर्डर को पूरा करने के लिए एक स्पेशल तरह का सामान चाहिए जो मेरे पास में अवेलेबल नहीं है। तो उससे रिलेटेड रेलेवेंट कॉस्ट या काम की कॉस्ट क्या होगी? जो मुझे उस सामान को बाजार से खरीद के लाने पर देनी होगी। यानी कि रेलेवेंट कॉस्ट फॉर द मटेरियल इन स्टॉक विल बी परचेज प्राइस। ओके, नाउ जो स्टॉक में नहीं था उसका तो परचेज प्राइस हो गया। अब जो स्टॉक में है उसके लिए क्या होगा? तो स्टॉक में है तो आपको अपने आप से 3 सवाल पूछने हैं। पहला, मटेरियल जो स्टॉक में है क्या वो रेगुलरली मूविंग है? क्या वो रूटीन में यूज आता रहता है? तो इसका मतलब ये है कि अगर वो मटेरियल रूटीन में यूज आ रहा है और आप उसका इस्तेमाल किसी भी स्पेशल ऑर्डर के लिए कर लेंगे, तो भी आपको और खरीद के ला के अपने उस स्टॉक को फुलफिल करना पड़ेगा। सो रेलेवेंट कॉस्ट फॉर द मटेरियल इन स्टॉक एंड रेगुलरली इन द यूज विल बी परचेज प्राइस, या कह दो रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है,
उसके अलावा दूसरा सवाल ये बनता है कि मटेरियल स्टॉक में है लेकिन वो यूज में नहीं आता है, ना ही उसका कोई और यूज है, तो रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी 0, क्योंकि स्टॉक में पड़ा है, आप खरीद के ले आए थे पहले, आज वो किसी भी काम का नहीं है, किसी भी काम का नहीं है, ना ही उसको सेल कर सकते, ना ही उसको डिस्पोज करके कुछ कमा सकते, कुछ भी काम का नहीं है। तो फिर अगर आप उसे उस स्पेशल ऑर्डर के लिए यूज कर भी लेते हैं तो भी रेलेवेंट कॉस्ट 0 हो जाती है। अब तीसरा ऑप्शन ये है कि मटेरियल स्टॉक में तो है, ठीक है, लेकिन वो ऑब्सलीट हो चुका है, आउट ऑफ फैशन हो चुका है, आउट ऑफ ट्रेंड हो चुका है, तो अब उसमें आपको पता लगाना क्या है कि क्या आप उसको सेल कर सकते हैं। अगर आप उसको सेल कर सकते हैं तो रेलेवेंट कॉस्ट विल बी जो सेल करके आपको पैसा मिलेगा। सेल करके हमको क्या मिलता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अगर आप उसको सेल नहीं कर सकते लेकिन आप किसी और सामान को बनाने में उसे एक सब्सटीट्यूट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, देन रेलेवेंट कॉस्ट विल बी, तो वो रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी कि उसे वहां पे यूज करने से आपकी कंपनी को क्या फायदा हुआ। क्या बोला मैंने कि मटेरियल है, स्टॉक में है, लेकिन ऑब्सलीट हो चुका है, अभी वैसे कोई यूज में नहीं आ रहा, लेकिन किसी दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में एक सब्सटीट्यूट की तरह यूज आ जाता है, तो रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी कि उस दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में आप इसको यूज कर लेते हैं तो आपकी कंपनी को क्या फायदा होता है, दैट विल बी द रेलेवेंट कॉस्ट। ठीक है, और एनआरवी विच एवर इज लोअर, क्योंकि आप उसको सेल भी कर पाएंगे, इसीलिए उसके बाद में लिखा है डिस्पोज ऑफ। ठीक है, अगर आपका मटेरियल स्टॉक में है लेकिन काम का नहीं, और इवन इतना काम का नहीं है कि उसको डिस्पोज और करके आना पड़ेगा और एक्स्ट्रा खर्चा भी देना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोल रही हूं मैं, फॉर एग्जांपल कोई हार्मफुल आपके पास में दवाई पड़ी है और वो आपके पहले यूज आया करती थी किसी चीज को बनाने में, लेकिन आज वो बिल्कुल यूज में नहीं आ रही, और गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर कहीं पर भी ऐसी दवाई मिली तो वो उस पर फाइन लगा देंगे, तो अब आप क्या करोगे, आप उसको डिस्पोज करने की कोशिश करोगे। डिस्पोज करने की कोशिश करेंगे आप, तो आपका जाएगा उसमें खर्चा। लेकिन एक इंसान आता है आपके पास ये कह के कहता है कि मेरे को एक स्पेशल चीज बनवानी है जिसमें यही दवाई लगेगी, तो उसने हमें बचा लिया। कैसे बचा लिया, अब हमें वो पैसा नहीं देना पड़ेगा जो हमें उसे डिस्पोज करने के लिए देना पड़ रहा था, इसलिए यहां पे रेलेवेंट कॉस्ट नहीं, रेलेवेंट सेविंग आ रही है। ठीक है, रेलेवेंट कॉस्ट यहां पे हो जाएगी नेगेटिव। दिस इज अबाउट द चार्ट ऑफ मटेरियल। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर। तो लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट कैसे पता करनी है। लेबर दो तरह का होता है, एक तो परमानेंट आपके यहाँ पे काम करता है, आपने फिक्स्ड रख रखा है उसको रेम्यूनरेशन पे, एक होता है टेम्पोरेरी लेबर। तो टेम्पोरेरी लेबर तो जिसको आप समय पे बुलाते हैं, समय पे उसको भेज भी देते हैं, जरूरत पड़ने पर बुला रहे हैं, तो उस केस में रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ सच काइंड ऑफ लेबर विल बी वेजेस पेड। लेकिन परमानेंट लेबर वो है जिसको हमने एक फिक्स्ड रेम्यूनरेशन पे रख रखा है, लेकिन वो कोई काम भी नहीं करता है, वो स्पेयर पड़े हैं, स्पेयर कैपेसिटी है उनकी, और कोई ऐसे आके स्पेशल ऑर्डर दे भी जाता है, हमने उन्हीं लोगों को काम पे लगा दिया और कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं, हम पहले भी उनको फिक्स्ड मंथली इनकम दे रहे थे, आज भी हम उनको मंथली पेमेंट दे रहे हैं, तो जब हमारी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगा तो रेलेवेंट कॉस्ट विल बी 0। ठीक है, लेकिन दूसरी चीज ये है कि भाई हमारे पास में ना जो फिक्स्ड लेबर काम कर रही है वो फिक्स्ड पूरा काम कर रही है, अपनी फुल कैपेसिटी पे है। अब अगर कोई भी हमसे कुछ भी स्पेशल ऑर्डर की दरख्वास्त करता है तो हमें शॉर्टेज हो जाएगी, या उसको उस जो लेबर हमारे पास अवेलेबल है उसको अब जो काम कर रहा है वहां से निकाल के उस स्पेशल काम पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में वो लोग ऑलरेडी पैक थे, उनका सारा टाइम यूटिलाइज्ड था। तो अब आपका रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन फोरगॉन, जो जिस जॉब से आप उसको निकाल के डाल रहे हैं दूसरी में, दैट्स वाई कंट्रीब्यूशन फोरगॉन प्लस वेजेस पेड। ये पूरा चार्ट था लेबर का। उसके बाद में ओवरहेड्स के बारे में जानेंगे, तो ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स जो होते हैं, जो भी उस पर्टिकुलर स्पेशल ऑर्डर से रिलेटेड लगेंगे वो रेलेवेंट है। ठीक है, जो आपके फिक्स्ड ओवरहेड है, अगर आप उस पर्टिकुलर स्पेशल ऑर्डर के लिए कोई स्पेशली मशीन एडिशनल लेकर आ रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, दैट वुड बी ऑफ कोर्स रेलेवेंट। ठीक है, लेकिन कोई एडिशनल खर्चा नहीं हो रहा, पहले भी उतनी फिक्स कॉस्ट लग रही थी, आज ये स्पेशल ऑर्डर आने की वजह से भी उतनी ही लगेगी, तो रेलेवेंट कॉस्ट विल बी निल। सो ये आपका रेलेवेंट कॉस्ट से रिलेटेड छोटे छोटे चार्ट थे, कॉन्सेप्ट सारे हो चुके हैं, 3 इलस्ट्रेशन में आपको इस वीडियो में करवाऊंगी, और इसी के साथ हम छोटे से ड्यूरेशन में आपका रेलेवेंट कॉस्टिंग कंप्लीट कर देंगे। पहले आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 32, जो आपका है बिल्कुल जिसके अंदर सारी चीजें कवर हो जाएगी जो मैंने अभी तक आपको चार्ट से पढ़ाई। बहुत सिंपल जो इलस्ट्रेशन है वो मैं नहीं ले रही है, बड़े बड़े इलस्ट्रेशन करते ही आपके वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। 32 कहता है टिप टॉप टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर्स अ वाइड रेंज ऑफ फैशन फैब्रिक्स बनाने का काम है। कंपनी इज कंसीडरिंग वेदर टू ऐड अ फर्दर प्रोडक्ट सुपर्ब टू द रेंज। ये न्यू प्रोडक्ट जो है ऐड करना चाहते हैं सुपर्ब, अब कंपनी सोच रही है करे या ना करे। सो मार्केट रिसर्च सर्वे रिसेंटली अंडरटेकन अ कॉस्ट ऑफ 50,000। सबसे पहली बात, मार्केट सर्वे करवाया गया, 50,000 का खर्चा लगा दिया गया,
कौन सी कॉस्ट है ये? इनकर्ड एंड पेड, यानी संक कॉस्ट। संक कॉस्ट इज नॉट रेलेवेंट, चलो इसको तो नहीं लिखना है। फिर ये कहता है कि सुपर्ब की जो डिमांड है वो 1 साल तक रहेगी, जिसमें 50,000 यूनिट जो है वो सेल की जा सकेगी 25 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, और द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। अब देखिए रॉ मटेरियल के बारे में बात की है मैंने आपको, जैसे जैसे चार्ट में बताया बिल्कुल वैसे वैसे हम रॉ मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। ईच सुपर्ब विल रिक्वायर 3 टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, पोश, फ्लैश एंड स्प्लैश। 3 तरह का रॉ मटेरियल है। क्वांटिटीज रिक्वायर्ड, करंट स्टॉक लेवल एंड कॉस्ट ऑफ ईच रॉ मटेरियल आर शोन बिलो। पोश इज यूज्ड रेगुलरली बाय द कंपनी एंड स्टॉक्स आर रिप्लेस्ड एज दे यूज। ये फ्लैश का आपको रॉ मटेरियल कितना चाहिए उस पर भी डिपेंड करता है। देखिए जो बाहर से लाना है, ठीक है, जो हमें बाहर से लेके आना है उसका भी हमें स्टॉक चेक करना पड़ेगा ना कि कितना लाना है। सबसे पहले हमने पोश के पहले हमने ये डिसाइड किया कि कौन कौन सा प्राइस है, अब देखेंगे क्वांटिटी क्या रहेगी। तो पोश के लिए हमने कहा था बाहर से लाना है, हमको कितना चाहिए? सो मटीरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ सुपर्ब। सुपर्ब की 1 यूनिट बनाने के लिए आपको पोश की भी 1 यूनिट चाहिए होती है, और हम 50,000 यूनिट बनाना चाहते हैं, तो 50,000 यूनिट के लिए हमको पोश की 50,000 क्वांटिटी चाहिएगी, ठीक है, जिसका रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगा 2.5 के हिसाब से निकल जाएगा आपका आंसर। उसकी बाद में फ्लैश के बारे में बात की, तो फ्लैश जो है वो ओवर बाइंग किया हुआ पड़ा था आपके पास में, तो इसके लिए आपने बोला रीसेल पर पड़ा कितना था? 60,000। हमको कितना चाहिए? 1 यूनिट के लिए 2 यूनिट चाहिए, यानी 50,000 इंटू 2, 1 लाख यूनिट ऑफ फ्लैश इज रिक्वायर्ड एंड यू आर हैविंग ओनली 60,000। इस 60,000 की रेलेवेंट कॉस्ट तो 1.10 हो जाएगी, बाकी के 40,000 तो मार्केट से लाने पड़ेंगे, तो उस 40,000 की को क्या होगी रेलेवेंट कॉस्ट? रिप्लेसमेंट कॉस्ट, बिल्कुल। तो उस 40,000 को तो बेचने का सवाल नहीं पैदा होता, आपके पास है ही नहीं, तो आप सेल कैसे करोगे? उसके बाद में स्प्लैश के बारे में बात की कि हमारे पास स्टॉक है नहीं, हम पूरा का पूरा बाहर से लाएंगे, सो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना चाहिए आपको? 0.5, 50,000 यूनिट्स का 0.5, 25,000 क्वांटिटी इंटू 5 रुपए। तो क्वांटिटी के साथ में ये जो आपको कैलकुलेशन नजर आ रही है, इसका टोटल आ जाएगा मटेरियल का 4,28,000। इट वाज अबाउट द मटेरियल। नाउ लेट्स सी व्हाट्स अबाउट द लेबर। लेबर के बारे में दिया है, प्रोडक्शन ऑफ ईच सुपर्ब वुड रिक्वायर a quarter of an hour ऑफ स्किल लेबर एंड 2 hours ऑफ अनस्किल्ड लेबर। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्वार्टर ऑफ एन आवर, 1 घंटे का 1/4 हिस्सा स्किल्ड लेबर का चाहिए, ठीक है। 1 घंटे का 1/4 हिस्सा, पहले जरा पता करें घंटे कितने चाहिए। तो सुपर्ब विल रिक्वायर क्वार्टर ऑफ एन आवर ऑफ स्किल्ड लेबर एंड 2 hours ऑफ अनस्किल्ड लेबर। हमको एक सुपर्ब तो बनाना नहीं, कितने सुपर्ब बनाने? 50,000 सुपर्ब बनाने। तो 50,000 सुपर्ब में स्किल्ड लेबर के कितने घंटे चाहिए? 50,000 डिवाइडेड बाय 4, क्वार्टर था ना, तो 12,500 घंटे हमको स्किल्ड लेबर के रिक्वायर्ड है। उसके बाद अनस्किल्ड के 2 hour ऑफ अनस्किल्ड लेबर, यानी कि 1 लाख घंटा आपको किसका रिक्वायर है? अनस्किल्ड लेबर का। 1 foreman वुड बी रिक्वायर्ड टू डिवोट ऑल हिज वर्किंग टाइम फॉर 1 year इन सुपरविजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सुपर्ब। एक फॉरमैन चाहिए, वो पूरा समय सुपर्ब को दे। उसके बाद ही इज करेंटली पेड एन एनुअल सैलरी ऑफ 1,50,000। उस फॉरमैन को आप 1,50,000 रुपए दे रहे हैं। टिप टॉप textile is currently find it very difficult to get skilled labor. The skilled labor needs to manufacture superb would be transferred from another job on which they are earning contribution surplus of 4.5 पर लेबर आवर। क्या बात है, कौन से लेबर वाले चार्ट के अंदर किसका क्वेश्चन है ये कहता है कि आपकी परमानेंट लेबर है, उस परमानेंट लेबर के पास समय नहीं है, उसकी समय को आपने किसी और जॉब से उसको निकाल के इसमें डाला है, तो कंट्रीब्यूशन फोरगॉन प्लस वेजेस पेड था। तो 12,500 घंटे के हिसाब से क्या कंट्रीब्यूशन फॉरगो किया उन्होंने? तो उन्होंने बोला कि अगर ये कहीं और काम करते तो उसके अंदर इनको कंट्रीब्यूशन मिल रहा था 4.5 रुपए पर लेबर आवर के हिसाब से, इसका नुकसान हुआ। तो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ स्किल लेबर विल बी कंट्रीब्यूशन फॉरगोन, ये आ गया। और वेजेस पे कैसे करेंगे? तो वेजेस पे आप करते हैं 30 रुपीज के हिसाब से, ये लिखा 30 रुपीज के हिसाब से, तो ये हो गया। और स्किल्ड लेबर से रिलेटेड रेलेवेंट कॉस्ट आ गई 431250, ठीक है। उसके बाद में अनस्किल्ड के बारे में बात करें, सो इफ सुपर्ब आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू हैव अवेलेबल 2 लाख सरप्लस अनस्किल्ड लेबर आर ड्यूरिंग द कमिंग ईयर। ये अनस्किल्ड लेबर आर जो ये तो एकदम फ्री बैठे रहते हैं, 2 लाख सरप्लस में ही बैठे, परमानेंट एम्प्लॉयज और फ्री बैठे हुए, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी निल, ओके।
अभी तक लेबर से रिलेटेड दो रेलेवेंट कॉस्ट मिल गई, स्किल्ड की और अनस्किल्ड की। उसके बाद में फॉरमैन की बात होती है। फॉरमैन इज ड्यू टू रिटायर इमीडिएटली, ये फॉरमैन आज ही हमें छोड़ के जाने वाला था, फॉरमैन रिटायर होने वाला था, इमीडिएटली रिटायर होने वाला था, उसको हमें एनुअल पेंशन देनी पड़ती, कितनी, 60,000 रुपए देनी पड़ती। ही हैज बीन प्रिवेल्ड अप टू स्टे फॉर अ फर्दर ईयर एंड टू डेफर हिज पेंशन फॉर 1 ईयर इन रिटर्न फॉर हिज एनुअल सैलरी। हमने उससे रिक्वेस्ट की कि मिस्टर फॉरमैन आप अपने रिटायरमेंट को 1 साल डेफर कर दीजिए, 1 साल हमारी मदद कीजिए, हम आपको 1.5 लाख रुपए देंगे सैलरी के तौर पे, और फिर बाद में आप अपने 60,000 ले जाइएगा। तो एक बात बताइए, रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? तो हमें उसके रोकने का कितना महंगा पड़ा। आज वो हमसे 60,000 लेके विदा हो जाता, पर हमने उसको रोका और 1.5 लाख देने इस साल का, ठीक है। 1,50,000 वॉज फॉर अ ईयर, ओके, इट वाज एनुअल सैलरी। तो इस साल को 60,000 लेके विदा हो जाता, आप उसको रोक के उसको 1.5 लाख पे कर रहे हो, तो आपकी रेलेवेंट कॉस्ट कितनी आ गई? 90,000 की रेलेवेंट कॉस्ट आ गई। डिफरेंस जो है इसको रोकने का स्पेशल ऑर्डर की वजह से आया हुआ मिनिमम खर्चा 90,000। तो लेबर का, स्किल्ड का, अनस्किल्ड का और फॉरमैन का आप टोटल कर लेंगे, आपको रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर मिल जाएगी। उसके बाद मशीनरी के बारे में बात करते हैं। मशीनरी के बारे में क्या बोला है? 2 machines would be required to manufacture Superb MT4 and MT7। 2 मशीनों की जरूरत है सुपर्ब को बनाने के लिए, एक MT4 चाहिए, एक MT7 चाहिए। डिटेल आपको दे रखी है कि MT4 जो है उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट दे रखा है, रीसेल वैल्यू दे रखा है, MT7 का भी दे रखा है, जरा पता करें क्या काम आएगा। तो नीचे लिखा है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज ऑन ईच मशीन फॉर ईच ईयर ऑफ इट्स लाइफ। SLM से डेप्रिसिएशन लगेगा। टिप टॉप टेक्सटाइल ऑन्स नंबर ऑफ MT4 मशीनरी विच आर यूज्ड रेगुलरली फॉर द वेरियस प्रोडक्ट। भाई ये MT4 जो है ना, ये रेगुलरली यूज होती है और अलग अलग प्रोडक्ट को बनाने में यूज होती है। ईच MT4 इज रिप्लेस्ड एज सून एज इट रीचेस द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। तो MT4 का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो हम अगर इस प्रोडक्ट में MT4 को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए उसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी? जितना हमने उसकी पूरे साल भर में यूज किया, रिप्लेसमेंट कॉस्ट का जो भी डिफरेंस आया, दैट वुड बी द रिलेवेंट कॉस्ट फॉर मशीन नंबर MT4। MT7 के लिए बोला कि ये किसी काम की नहीं है, विच शुड बी यूज फॉर सुपर्ब, इज द ओनली वन ऑफ द कंपनी नाउ। ये सिर्फ सुपर्ब के लिए यूज होती है, अगर करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो सेल कर दोगे। तो इसमें आ जाएगा रीसेल वैल्यू का डिफरेंस विल बी द रिलेवेंट कॉस्ट। ये आपकी मशीनों की रिलेवेंट कॉस्ट हो गई। ओवरहेड के बारे में दिया है, प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ रिकवरी फॉर ओवरहेड इज इन ऑपरेशन। फिक्स्ड ओवरहेड आर रिकवर्ड at 3.5 per labor hour, already recovered. Okay, so fixed cost is already recovered, that's why the relevant cost will be nil। लिखवाया था ना चार्ट में, absorbed, applied, recovered। और उसके बाद में वेरिएबल के बारे में क्या बात हुई? एस्टिमेटेड एट 1.2 पर यूनिट, वो तो एक्चुअल थे, तो 1.2 पर यूनिट, हम 50,000 यूनिट बना रहे हैं, उस हिसाब से आ गया। सो सुपर्ब की 50,000 यूनिट की रेलेवेंट कॉस्ट लिख दिया आपने, इसका टोटल लिख दिया, और उसके बाद आप कितने में सेल करेंगे वो लिख दिया। बैलेंसिंग फिगर से आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपकी चार्ट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स फॉलो हो गए, इसीलिए आपको करवाया गया। दिस वाज इलस्ट्रेशन नंबर 32। नाउ नेक्स्ट देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 34। अकाउंटेंट ऑफ XYZ लिमिटेड प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग एस्टीमेट ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच ही हैज एडवाइज्ड दैट कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड एट प्राइस ऑफर। क्या बात है? ये कह रहा है कोई आपके लिए एक स्पेशल लेकर आया, कुछ स्पेशल ऑफर लेकर आया, स्पेशल जॉब का या ऑर्डर का, और इसके अकाउंटेंट को लगता है कि दिस शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। ओके, लेट्स चेक। द एस्टीमेट रुपीज वर एज फॉलो। मटेरियल एक्स इन स्टॉक एट ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। मटेरियल वाई on order at contract price, material Z to be ordered at current price, skilled labor, unskilled labor, supervisory cost, general overhead, total cost। मटीरियल एक्स, अब इसने तो, सामने वाले ने तो हमें ये बता दिया कि भाई ये नेट लॉस आ रहा है, इसलिए हम अपनी तरीके से निकालेंगे, ये उसके अकाउंटेंट का काम था। मटीरियल एक्स इज एन ऑब्सोलीट मटीरियल, इट कैन बी यूज्ड ऑन अदर प्रोडक्ट। वाई? द मटीरियल फॉर व्हिच इज अवेलेबल एट 135,000। Material X requires some adaptation to be used, which costs 15,000. It may take some time before W's order is confirmed until the storage cost is 12,000. Perfect. जो मैं चाहती थी वही एग्जाम्पल आ गया। देखिए ये कहता है मटेरियल एक्स के बारे में मैं कुछ कहानी कहता हूं, उसके बाद उसकी कॉस्ट लिखना, यूं नहीं लिखना, रेलेवेंट कॉस्ट निकालने के होते हैं तरीके। मटेरियल एक्स इज एन ऑब्सोलीट मटेरियल। अगर मैं चार्ट के हिसाब से जाऊं तो हम किस में जाएंगे? हम जाएंगे ऑब्सोलीट वाले में, ठीक है। इन स्टॉक है तभी ऑब्सोलीट होगा, ये आपके स्टॉक में पड़ा है,
ऑब्सोलीट है, आउट ऑफ ट्रेंड है, आपके काम का नहीं है। अब इसमें हमें पता करना था कि हम इसको सेल कर सकते हैं, कि हम इसको सब्स्टिट्यूट की तरह यूज कर सकते हैं। तो इसने बोला ऑफ कोर्स इट कैन बी यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट। आप इसको प्रोडक्ट W बनाने में यूज कर सकते हैं, और उस W को बनाने में जो सामान 1,35,000 रुपए का आता था उसकी जगह आप इसको यूज कर लो और बचा लो। तो मैं क्या मानती हूँ, मेरी सेविंग क्या है, 1,35,000 की सेविंग हो रही है मुझे। अगर मैं इस मटेरियल को वहां यूज कर लूं तो बेकार ही पड़ा था मेरे पास, तो ऑब्सोल्यूट पड़ा था। ठीक है, लेकिन कहता है कि ऐसे ऐसे मत सोचो कि 1,35,000 पूरे बच गए, कुछ खर्चा आएगा, क्योंकि आप इस प्रोडक्ट को उसकी जगह यूज कर रहे हो। हम किसी को सब्स्टिट्यूट की तरह यूज करते हैं ना, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट बिठाना पड़ता है, तो उस एडजस्टमेंट का खर्चा कहता है 15,000, और उसको स्टोर करने का खर्चा 12,000। यानी कि टोटल मेरी सेविंग कितनी होगी, कैलकुलेट करके देखिए। 1,08,000 अगर मैं सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज करूं तो कंपनी के इतने पैसे बचा सकती हूँ। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद में और हम क्या चेक करते थे, NRV, दोनों में से जो कम होता था उसको लेते थे रेलेवेंट कॉस्ट। यहाँ पे सेल करने का दिया है क्या प्राइस, देखें, सेल करने का प्राइस नहीं दिया है उसने, मटेरियल एक्स एट ओरिजिनल कॉस्ट बताया है, जो 1.5 लाख बताया है। ठीक है, तो 108,000 विल बी द रेलेवेंट कॉस्ट फॉर योर मटेरियल एक्स। क्या मतलब है इसका, हिंदी साधारण भाषा में मतलब ये है कि आज ये मटेरियल एक्स हमारे पास बिल्कुल फ्री पड़ा था, अगर मैं इसको प्रोडक्ट W के इस्तेमाल में यूज कर देती तो मेरी कंपनी के 1,08,000 रुपए बच जाते। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, जो स्पेशल ऑर्डर के लिए मेरे पास में इंसान आया था मैंने उसके काम के लिए इसका इस्तेमाल कर लिया, तो वो सेविंग मेरे को नहीं हो पाई, उस सेविंग को मैं इस पर्सन से चार्ज करना चाहती हूँ। ठीक है, so relevant cost will be 108,000 about material X. Now let's check about material Y. material Y के लिए बोला है कि हमने किसी और प्रोडक्ट के लिए यूज किया, ऑर्डर किया था, अब वो काम का नहीं है, रेजिडुअल वैल्यू इज 1,55,000, so that will be the relevant cost only. ठीक है, उसके बाद में क्या बोला मटेरियल Z के बारे में, मटेरियल Z टू बी ऑर्डर्ड एट करंट प्राइस, अभी आपको मंगाना पड़ेगा 3 लाख, तो 3 लाख उसकी रेलेवेंट कॉस्ट। ठीक है, लेबर के बारे में बात करें उससे पहले मटेरियल का चेक कर लेते हैं, 1,55,000 एंड 3 लाख, ऑफ कोर्स करेक्ट। नाउ लेबर, स्किल्ड लेबर कैन वर्क ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट विच आर प्रेजेंटली ऑपरेटेड बाय सेवन स्किल्ड लेबर एट अ कॉस्ट ऑफ 4 लाख। स्किल लेबर है, आप इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज कर रहे हो उसको, लेकिन अगर वो यहाँ काम नहीं करती तो वो कहीं और काम करती, जहां पे अब हमें 4 लाख रुपए देके बंदे लगाने पड़े। इसका मतलब रेलेवेंट कॉस्ट फॉर स्किल लेबर विल बी 4 लाख रुपीज। ठीक है, अनस्किल्ड लेबर स्पेशली इसके लिए आई है, तो उसको आपने जितना पैसा दिया दैट विल बी द रेलेवेंट कॉस्ट, इट्स हियर 3 लाख रुपीज। Supervisory staff will remain whether or not the contract is accepted. Only 2 them can replace the position where the salary is 50,000. अच्छा, सुपरविजरी स्टाफ जो है वो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करो ना करो ये यहीं पे रहता है, यहीं पे रहता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करो ना करो इसका मतलब तो रेलेवेंट ही नहीं है डिसीजन के लिए। लेकिन 2 of them can replace other position where the salary is 50,000. ये 2 लोग ऐसे हैं जिनको हम यहाँ से उठा के किसी स्पेशल काम में लगा सकते हैं जहां सैलरी हमें देनी पड़ती है 50,000 रुपए, तो वो 50,000 जो है वो रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगा केवल। उसके बाद ओवरहेड चार्ज 33 of skilled labor and only 1,25,000 will be avoidable. Meaning of avoidable कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना होता तो ये भी ना होता, हमको तो रेलेवेंट कॉस्ट चाहिए। रेलेवेंट कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो केवल इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कितनी है 1,25,000 ये, दैट इज अवॉइडेबल। सो 1,25,000 विल बी द रेलेवेंट कॉस्ट, बाकी 33 से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने सबकी रेलेवेंट कॉस्ट निकाली, उसके बाद में हम इनको टोटल करेंगे, हम सेलिंग प्राइस से माइनस करके इंपैक्ट निकाल सकते हैं। तो हमने भी हालांकि निकाला क्या है, लॉस ही निकाला है। ठीक है, हमारे भी लॉस ही आया है, सामने वाले के अकाउंटेंट के भी लॉस ही आया था, पर क्या फर्क है, हमने 38,000 का लॉस निकाला और उसके अकाउंटेंट ने कितना लॉस निकाल दिया था 3.5 लाख, ये तो बहुत ज्यादा लॉस आ गया था ना। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर इलस्ट्रेशन नंबर 34। इसके बाद आ जाइए आपके मॉड्यूल के सबसे बड़े क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 31 के ऊपर। देखिए क्या कहना चाहता है ये, इस क्वेश्चन को हम एक बार रीड करेंगे, फिर इसकी समरी बनाएंगे, उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। ये एक सिनेमा थिएटर के बारे में बहुत डिटेल में मैं अब आपको पढ़ के नहीं बताना चाहती, बिकॉज इट इज मैराथन क्लास और वी कैन से इट इज रिवीजन क्लास। सो इसके अंदर हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे। क्या क्या बोला है मैं सीधा ही आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि आप एक बार कर चुके हैं। तो एक सिनेमा हॉल के बारे में बात हो रही है जिसके अंदर 2 तरह की पिक्चर लगाने का मैनेजमेंट जो है डिसीजन ले रहा है। 2 हफ्ते से
ऑलरेडी एक पिक्चर चल रही है जिसका नाम है ब्लड बाथ। 2 वीक हो चुके हैं, हम उसको दिखा रहे हैं। हमें महीने के 4 वीक में से 2 वीक हो चुके हैं, बाकी के 2 का डिसीजन लेना है। तो जो मैनेजमेंट है उसके पास 2 ऑप्शन है कि जो मूवी वो अभी तक दिखा रहे थे ब्लड बाथ उसी को आगे दिखाते जाएं, या एक अप्पू ऑन द एयरबस है जिसके राइट वो ऑलरेडी खरीद चुके हैं उसको लगा दें। अब दोनों में क्या फर्क है वो देखना पड़ेगा। तो इसने बोला कि जो आपका ब्लड बाथ है उसको केवल अडल्ट पीपल देख सकते हैं, लेकिन जो अप्पू ऑन द एयरबस है उसको अडल्ट एंड चिल्ड्रन दोनों लोग देख सकते हैं। ठीक है, और नॉर्मल अटेंडेंस क्या रहती है हमारी, 2000 दर्शक प्रति हफ्ता। एक वीक में 2000 दर्शक आते हैं नॉर्मली, और जिनमें से 1/4 लोग होते हैं चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 12। ठीक है, अटेंडेंस ऑफ ब्लड बाथ हैज बीन 50% ग्रेटर देन द नॉर्मल टोटल। क्या बात है, जब आपने 2 हफ्ते काम किया ब्लड बाथ चलाई तो अटेंडेंस जो नॉर्मली होनी चाहिए, नॉर्मल टोटल यानी नॉर्मल टोटल जो 2000 लोग आया करते थे, 2000 दर्शक आया करते थे हर हफ्ते, तो ब्लड बाथ के केस में उसका 50% ज्यादा है, यानी कितने आए होंगे, 3000 लोग आए होंगे। द मैनेजर बिलीव दैट इट वुड टेपर ऑफ ड्यूरिंग द सेकेंड 2 वीक। देखो अभी तो हो गए 2 हफ्ते, 2 हफ्ते से तो हम देख रहे हैं कि हर हफ्ते 3000 लोग आ रहे हैं ब्लड बाथ देखने के लिए, लेकिन हमें डिसीजन पहले जो जा चुके हैं उन हफ्तों का नहीं लेना है, जो आने वाले हैं उनका लेना है। जो आने वाले हैं उसकी कहानी बताओ कि अभी भी 3000 आते रहेंगे क्या, तो कहता नहीं, मैनेजर को लगता है थोड़े थोड़े कम हो जाएंगे। अब कैसे कम हो जाएंगे, मैनेजर को लगता है would taper off during the second week 25% below that of first 2 week, and during the third week 33 1/3% below of that first 2 weeks। अब इसकी समरी बनाते रहेंगे, एक बार रीड कर लीजिए। ये तो है जो अगर हम ब्लड बाथ ही आगे कंटिन्यू करते हैं तो, लेकिन अगर हम अप्पू ऑन द एयरबस लगा दे तो अप्पू ऑन द एयरबस वुड बी एक्सपेक्टेड टू बी नॉर्मल थ्रू आउट इट्स रन रिगार्डलेस ऑफ द ड्यूरेशन। ये नॉर्मल चलेगी जैसे चलती आई है। ठीक है, उसकी बात बताया कि थिएटर जो है वो रेगुलर प्राइस पे चलता है, रेगुलर टिकट प्राइस है, अडल्ट से 2 रुपए लेता है, चिल्ड्रन से 1.2 रुपीज लेता है। रेंटल चार्जेस देना पड़ता है ब्लड बाथ के केस में 900 रुपए हर हफ्ते को चलाने का, 1500 रुपए 2 हफ्ते चलाने का, अप्पू ऑन द एयरबस के 750 रुपए 1 हफ्ते चलाने का, 1200 रुपए 2 हफ्ते चलाने का। उसके अलावा 4200 रुपए हर हफ्ते का ऑपरेटिंग चार्जेस आता है। उसके अलावा अगर पोटैटो वेफर्स केक्स जो आप देते हैं, जो सेलिंग प्राइस का 60% तक कवर करता है, वो करते हैं। और ये जो सेल है ये 1.2 पर पैटर्न दर्शक के हिसाब से 1.2 रुपए की हो जाती है, जिसमें चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो इस हिसाब से दिया गया है। मैनेजर कैन अरेंज, अब मैनेजर के क्या क्या विचार है, वो कहता है कि नेक्स्ट दोनों वीक में ब्लड बाथ चला दो। तो ऑप्शन 1 आपको नजर आ रहा होगा, वीक 3 वीक 4। हाँ जी, ऑप्शन 1 वीक 3 में ब्लड बाथ चलाऊं, वीक 4 में अप्पू ऑन द एयरबस चलाऊं। ऑप्शन 2 दोनों वीक्स में ब्लड बाथ चला दूं। ऑप्शन 3 वीक 3 में भी अप्पू ऑन द एयरबस और वीक 4 में भी अप्पू ऑन द एयरबस। अब आप कौन है, आप हैं कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आपको उनको ये राय देनी है कि उनको क्या करना चाहिए। तो हमको ये तीनों ही ऑप्शन के अंदर कैलकुलेशन करनी होगी। तो तीनों ऑप्शन के अंदर कैलकुलेशन के लिए ये देखिएगा सबसे पहले ये वाला चार्ट। ओके, So this is the chart that week 3, week 1, week 2 के ऊपर एक लगी है लाइन, जो ऑलरेडी वीक जा चुके हैं उसमें ऐसा हुआ था कि 3000 दर्शक हर हफ्ते आए थे, ब्लड बाथ हमने चलाई थी। आगे क्या होने की संभावना है, आगे ये है कि ये 3000 जो है वो 25% घट जाएंगे वीक 3 में और 33.3% घट जाएंगे वीक 4 में। तो आने वाले समय में 2250 लोग वीक 3 में आने की संभावना हो जाएगी और 2000 लोग वीक 4 में, यदि आप ब्लड बाथ चलाते हैं तो। यदि अप्पू ऑन द एयरबस चलाते हैं तो नॉर्मल 2000 लोग ही आएंगे, जिसके अंदर अब चिल्ड्रन भी आ सकते हैं, क्योंकि अप्पू ऑन द एयरबस चिल्ड्रन भी देखने आते हैं, यानी 1500 + 500, 1500 + 500। अब ऑप्शन 1 है कि वीक 3 में ब्लड बाथ चले, तो ब्लड बाथ चलेगी वीक 3 के अंदर तो 2250 लोग आएंगे, ये ऊपर देखेंगे आप समरी से। और वीक 4 में अप्पू ऑन द एयरबस चलेगी, यानी 1500 और 500 लोग आएंगे, और अडल्ट की टिकट के हिसाब से 2 रुपए का प्राइस और जूनियर के टिकट के हिसाब से 1.2 का प्राइस लगा देंगे। ऑप्शन 2 दोनों वीक में ब्लड बाथ, यानी कि 2250 और 2000 मल्टीप्लाई सब अडल्ट है तो 2 रुपए। ऑप्शन 3 अप्पू ऑन द एयरबस के अंदर 1500 और 500 लोग आएंगे वीक आपके 3rd में, और वीक 4th में भी इतने ही आएंगे। टोटल 3000 अडल्ट और 1000 चिल्ड्रन के हिसाब से पैसे लगा लीजिए। ये आपका रेवेन्यू है, रेलेवेंट रेवेन्यू। मैं डिसीजन लूंगी कि मुझे कौन सी मूवी चलानी है, जिसके अंदर रेलेवेंट रेवेन्यू रेलेवेंट कॉस्ट से सबसे ज्यादा होगा वो नंबर लूंगी। ओके, एक रिवेन्यू तो आ रहा था टिकट बेच के, एक आ रहा था वेफर बेच के। वेफर कैसे सेल हो रहे थे, जितने भी लोग आएंगे उनसे हर किसी से आप
कितने पैसे ले रहे थे जरा देखिए। तो आप 1.2 रुपीज ले रहे थे हर किसी से और आपको कुछ कॉस्ट भी आ रही थी। कॉस्ट आ रही थी कितनी? 60% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो सीधा सा कह दूं कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 40%। तो 1.2 का 40% होता है 0.48। 0.48 से हर एक दर्शकों के टोटल को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको रेलेवेंट रेवेन्यू मिल जाएगा फ्रॉम सेल ऑफ चिप्स। अब बात आती है रेलेवेंट कॉस्ट की। तो कॉस्ट कौन कौन सी लगेगी देखिए, ठीक है, कॉस्ट देखते हैं। हाँ जी, स्पेशल कुछ लिखा है कॉस्ट के बारे में। सबसे पहली बात कि आप लोग लाइसेंस जो है वो अप्पू ऑन द एयरबस का भी ले चुके हैं। तो अप्पू ऑन द एयरबस का लाइसेंस तो हम लोग ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। कहाँ लिखा है देखिए, अप्पू ऑन द एयरबस इज बुक फॉर द नेक्स्ट 2 वीक। अगर नेक्स्ट 2 वीक के लिए बुक ही कर चुके हो तो अब क्या पूछ रहे हो? हम नहीं कह देते कि अब क्या बात है, अब तो मतलब ही नहीं है पूछने का, जब पैसे ही दे आए तो दैट इज इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। अब रेलेवेंट कॉस्ट देख के आनी है। तो अगर हम जो है ब्लड बाथ अरेंज करते हैं तो उसके पैसे हमें देने पड़ते हैं 900 फॉर 1 वीक एंड 1500 फॉर 2 वीक्स। सो फर्स्ट वाले केस के अंदर 1 वीक के लिए आपको ब्लड बाथ चाहिए। सो योर रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लाइसेंस फी विल बी 900। अप्पू ऑन द एयरबस वाला तो इरेलीवेंट हो गया। सेकेंड केस के अंदर आपको ब्लड बाथ दोनों हफ्तों के लिए चाहिए तो 1500। थर्ड वाले केस के अंदर ब्लड बाथ चाहिए ही नहीं तो रेलेवेंट कॉस्ट विल बी द निल ऑफ लाइसेंस फी। ठीक है, लाइसेंस फी निल और टोटल रेलेवेंट रेवेन्यू है आपके पास, टोटल रेलेवेंट कॉस्ट है। अब आपके पास जो भी फाइनल आंसर आया इसमें से आपको जो सबसे ज्यादा लग रहा है, सबसे ज्यादा रेलेवेंट रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस है, वही आप ऑप्शन चूज करेंगे। ऑप्शन 1 जो कि था वीक 3 में ब्लड बाथ चलाइए और वीक 4 में अप्पू ऑन द एयरबस चलाइए। ये मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया है। रेगुलर क्लास में हमने इस क्वेश्चन को आराम से आधे से घंटे समय दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको रेलेवेंट कॉस्टिंग के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ गए और कुछ 3 बड़े क्वेश्चन हमने आपके साथ में डिस्कस किए। इसके ज्यादा अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। इसी तरीके से SCM की बाकी की रिविजन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन कर लीजिए ऑन। Thank you. That's it for this video. See you in the next video. Have a good day.